आज हम टॉपिक करेंगे सम ऑफ टू सबस्पेसेस, ठीक है, डायरेक्ट सम, उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होंगे, ठीक है। तो देखो सबस्पेस आ गया समझ में क्या होता है। उसके बाद हमने बेसिस एंड डायमेंशंस निकालनी सीखी थी कल, आ गया समझ। एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन आज पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो तुम्हारे पास इसकी सम, ठीक है, सम ऑफ टू सबस्पेस, ठीक है। क्या मतलब होता है सम का? सम का ये मतलब होता है कि V कोई वेक्टर स्पेस है हमारे पास, V हमने कोई भी वेक्टर स्पेस दी थी ओवर द फील्ड F, ओके। इसके 2 सबस्पेस ले लिए हमने। एक तो सबस्पेस है वो हमने बोल दिया W1, ठीक है, और जो दूसरा सबस्पेस है उसको मैंने क्या बोल दिया W2। एक मैंने बोल दिया W1 और दूसरा क्या बोल दिया W2 बोल दिया, ओके। तो यहाँ से हम इनके सम को, इंटरसेक्शन को, यूनियन को देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सबस्पेस, ओके। तो क्या होता है अगर 2 सबस्पेस हैं, अगर W1 और W2 V के 2 सबस्पेस हैं, तो पहला इनका सम करेंगे वो भी सबस्पेस बनेगा। और सम कैसे करते हैं पता है? जैसे मैंने ये ले लिया V = R² और जो फील्ड है वो मैंने क्या ले ली R ले ली, ठीक है। पता है सभी को इसका ये क्या होता है? एक सबस्पेस होता है, XY टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। इसके मैंने 2 सबस्पेस बना दिए, W1 = x, 0 such that x belonging to R। ये हमने किया था ना, ये सबस्पेस बनेगा इसका। फिर W2 मैंने इसका सबस्पेस बना दिया इस तरह से 0, y such that y belongs to R। मतलब अर्बरली बोलूँ मैं तो W1 वो सबस्पेस है जिसमें पहला एलिमेंट तो रियल होगा और दूसरा मस्ट भी क्या होगा 0, ठीक है। दूसरा सबस्पेस ऐसा है कि पहला एलिमेंट तो 0 होगा हर सूरत में और दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रियल हो सकता है, ओके। तो ये 2 सबस्पेस हैं। अब देखो बात करें इनकी इंटरसेक्शन की, यूनियन की और सम की। तो सबसे पहले हम सम करते हैं। तो W1 + W2 ये तुम्हारे पास कैसे एलिमेंट होंगे? इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे U + V सच दैट जो U है वो तुम्हारे पास W1 से होगा और जो V है तुम्हारे पास वो W2 से होगा। तो ऐसे हम सम को डिफाइन करते हैं। और जो ये तुम्हारे पास जो सम है, ठीक है, इस सम को हमने नाम दिया है क्या? लीनियर सम, ठीक है। कौन सा सम? लीनियर सम। क्योंकि लीनियर सम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे एक डेफिनेशन और आएगी जिसे तुम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सम बोलेंगे, ओके। तो सम करना हो हमने इसका, तो देखो सम करेंगे तो देखो यहाँ पे x, 0 टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पे 0, y टाइप के एलिमेंट है। तो अगर मैं इनका सम करूँगा W1 + W2 तो इस टाइप के एलिमेंट नहीं आ जाएंगे x, y, है ना, सच दैट x, y belonging to R। और ये दोबारा किसके इक्वल आ गया? R² इसके इक्वल आ गया ना? नहीं समझ आया? तो ऐसे हम किन्हीं भी 2 सबस्पेस का सम करेंगे, ओके। वैसे ही इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ओके। देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? ये जो साइन है और मैंने यहाँ पे W1 लिख दिया और यहाँ पे W2 लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है ना, हम लोअर क्लास में करते हैं। कॉमन मतलब वो चीज़ इसमें भी और इसमें भी, उनको इकट्ठा लिख के हम इनका इंटरसेक्शन बना सकते हैं। तो देखो वो पहले में बोल रहा है कि पहला एलिमेंट तो 0 हो, रियल हो, और दूसरा 0 हो, और दूसरे में बोल रहा है तो पहला 0 हो और दूसरा रियल हो, ठीक है। यानी 2 बच्चे हैं, एक तो वो तो इसको तो रियल लेके चल रहा है, इसको 0, वो दूसरा बच्चा है वो इसको 0 और इसको रियल लेके चल रहा है। और तुम्हें दोनों को इकट्ठे चाहिए, मतलब ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसमें दोनों के दोनों बच्चे एग्री हो जाए। तो तुम क्या लेके चलोगे बताओ? 0, 0। तो अगर मैं यहाँ से इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? 0, 0। और दूसरा एलिमेंट भी आएगा, वो दूसरा एलिमेंट आएगा ही नहीं। जब यहाँ पे नॉन 0 लिख दोगे, सेकंड नंबर पे नॉन 0 लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे वो इसका एलिमेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर नॉन 0 नंबर लिख दोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मतलब दिक्कत होगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या एलिमेंट आएगा? एक एलिमेंट आएगा। तो ऐसे हम लीनियर सम को डिफाइन करते हैं, ओके, और इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं। बात रह गई यूनियन की, ठीक है। यूनियन कैसे करते हैं? यूनियन भी ऐसे करते हैं। यूनियन में क्या होगा कि आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, है ना। आप इसको ऐसे लिखोगे कि W1 यूनियन W2। आप इस टाइप के एलिमेंट भी ले सकते हो x, 0, यूनियन इस टाइप के एलिमेंट भी ले सकते हो, x, y है वो R के इक्वल आएगा, ठीक है। और तो बच्चा दोबारा इसको ये बोल सकता है कि ये तो दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा? R के इक्वल, R² के इक्वल आ जाएगा, है ना।
बोल सकते हो। तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में एक बच्चा है वो एलिमेंट ले रख, दूसरा है उसने एलिमेंट ले रखे, उनको इकट्ठे लिख देंगे, वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, उनका यूनियन बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने से सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। क्या बोला है मैंने, अगर ऐसा कर दिया तो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सब स्पेस बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, लेकिन इंटरसेक्शन की बात करो तो इंटरसेक्शन ऑलवेज बनता है। तो तीनों चीज़ आ गई समझ में, लीनियर सम ऑलवेज बनता है, इंटरसेक्शन ऑलवेज बनता है, यूनियन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। उसको चेक करने के लिए हम AU प्लस V वो वाली कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तो बन गया क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है एक वेक्टर स्पेस, तो यूनियन भी क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस यानी सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब कब बनेगा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है अगर उनमें से एक दूसरे के अंदर कंटेन हो जाए, यानी अगर दो कंडीशन हो, या तो ये हो जाए W1 किसके अंदर कंटेन हो जाए, W2 के अंदर कंटेन हो जाए, या सेकंड कंडीशन वो है कि W2 है वो किसके अंदर कंटेन हो जाए, W1 के अंदर कंटेन हो जाए। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन हो जाती है तो जो यूनियन है वो श्योरली सब स्पेस बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से डायमेंशंस भी आपसे पूछी जाएगी, डायमेंशंस निकालना मैंने सिखाया था। अब देखो एक पार्टिकुलर टाइप की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक जो एग्जाम में आपको काम आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डायमेंशंस बताओ क्या होगी। तो देखो मान लो मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ R3/R, ये मैंने ले लिया, ये वेक्टर स्पेस है आपके पास। अब देखो इसके सब स्पेस की डायमेंशंस पूछ सकता है, इसकी डायमेंशंस पूछ सकता है। इसकी तो हमने निकाल ली, कितनी होती है इसकी डायमेंशंस, 3 होती है, लेकिन मैंने इसका सब स्पेस बना दिया W1 इज इक्वल टू, वो ऐसे बना दिया x,0, x such that x belonging to R। ठीक है, दूसरा मैंने W2 बना दिया x,y 0 such that x, y belonging to R। सबसे पहले तो इनको चेक करोगे कि ये सब स्पेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन ये बनेंगे सब स्पेस, जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। ठीक है, अब बात आ गई डायमेंशंस की। डायमेंशंस मतलब इसकी बेसिस मतलब इसको बनाने के लिए कितने वेक्टर चाहिएंगे, यही है ना। तो इसको बनाने के लिए कितने वेक्टर चाहिए, कोई बता सकता है कितने वेक्टर चाहिए इसको बनाने के लिए, बताओ। यानी आपको R³ बनाना है, R³ बनाने के लिए आपको इसमें से, या फिर W1 बनाने के लिए आपको कितने वेक्टर चाहिए कि इनसे आप हर एक एलिमेंट W1 का जनरेट कर सकते हो, है ना। तभी तो उसकी बेसिस बनती है और तभी उसकी डायमेंशंस बनती है। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा तो आप देखोगे कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहाँ से किसकी बेसिस बनाए, W1 की बेसिस बनानी है ना। तो बेसिस ऑफ W1 उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक नंबर चाहिए, है ना, जहाँ तुम्हें नंबर चाहिए, और स्केलर कहाँ से आ रहे हैं, R से, तो वहाँ पे 1 लिख दो, 1 लिख दिया। एक बात बताओ, कोई रियल नंबर यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ तो अपने आप नहीं भरा जाएगा, वो किसी ने यहाँ पे 5 भर दिया तो यहाँ पे 6 आ सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, x और x, और एक मैं यहाँ पे लिख देता था x, 0, y। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तुम्हें पता है। इन दोनों में आप ये कर सकते हो कि पहले वाले में, इसमें आप फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे अलग अलग नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन जो W1 है उसमें ये बोल रहा है कि आपने जो लास्ट में पुट कर दिया वही फर्स्ट में आएगा, जो फर्स्ट में पुट कर दिया वही लास्ट में आएगा, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना। तो सिर्फ यहाँ से देखूंगा मैं, तो यहाँ पे कोई नंबर पुट कर दिया तो लास्ट में वही नहीं आ जाएगा, तो मैं यहाँ, और यहाँ पे 0 है, इसकी तो कोई छूट ही नहीं है, इस यहाँ तो हमारी मर्जी चलेगी नहीं, फिक्स है वो 0 है। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1, एक एलिमेंट ये ले लिया। क्या इससे आप इसके सारे एलिमेंट बना सकते हो स्केलर मल्टीप्लाई करके, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए बताओ, आ सकता है। हाँ जी, क्या इसका एलिमेंट 404 सिर्फ इससे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, किससे करेंगे, 4 से। इसका मतलब तुम्हें और वेक्टर की जरूरत नहीं है। और सिंगलटन वेक्टर अगर नॉन जीरो हो तो ऑलवेज क्या होता है, Li। अगर सिंगलटन वेक्टर सिर्फ 0 हो तो क्या होता है, LD होता है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बेसिस बन गई इसकी, और बेसिस बनते ही डायमेंशंस आ जाती है। डायमेंशंस कितनी है, 1, जितने बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 1 आ गई। लेकिन अब ऐसा अब नहीं करेंगे, ये तो मैथमेटिकल थी जो हम कल करते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आप इसको बनने के लिए कितने फ्री हो, कितने फ्री मतलब आपकी मर्जी कितनी पोजीशन पे चलेगी। पोजीशन बताओ कितनी है, 3 पोजीशन है। पहला उसने बोल दिया 0, फिल कर दिया उसने ऑलरेडी, ठीक है। तो कितनी पोजीशन रह गई जिसपे तुम्हारी मर्जी चलेगी, 2 पे अगर तुमने यहाँ पे भर दिया तो यहाँ पे मर्जी चलेगी,
यहाँ पे भर दिया तो यहाँ पे मर्जी चलेगी, इसका मतलब डायमेंशन कितनी है, एक। ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक करते हैं। अगर ये काम आ गई हो तो ऊपर नीचे वाले की तो फटाक से बता दो कितनी बनेगी, 2 है ना, कितनी बनेगी 2। लेकिन ये हर बार ऐसे थोड़े पूछेंगे आपसे, ऐसे बना सकते हो ना, इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी 2। या बेसिस की बात करी हमने, कहीं नहीं करी, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरी शॉर्ट ट्रिक ऐसे दे देंगे W = x, y, z सच दैट, यहाँ सिर्फ टप्पल में नहीं दिख रहा तुम्हें क्या मैनिपुलेशन कर रखी है उसने ऐसा दे दिया x + y = 2, x - y = 3, ऐसे दे दिया उसने, ठीक है, ओके। ये कंडीशन दे रखी है, ये सब स्पेस बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे x + y = 2 है, ओके, यानी इसका और इसका सम तुम्हें क्या चाहिए 2, फिर उन्हीं का डिफरेंस कितना चाहिए तुम्हें 3 चाहिए। ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ रखा है कि ये बताओ। अब देखो z तो कहीं यूज ही नहीं कर रखा उसने, मतलब ये पोजीशन तो भाई मैं यहाँ पे कुछ भी बढ़ता रहूँ तो एक डायमेंशन तो हो गई, फिर नेक्स्ट और देखनी है तुम्हें, है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप जो ये तुम्हारे पास दे रखी है इनकी मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, मैट्रिक्स बना लो या फिर इनको सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। सोल्व करना स्टार्ट किया, यानी x + y = 2, x - y = 3, ऐसे कितने x y है बताओ, कितने x y है, एक ही पेयर होगा, इनको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2x = 5, तो x = 5/2, है ना, ये आ गया। और x 5/2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 - 3 है ना, कितनी आ जाएगी -1/2, ठीक है, 6 - क्लियर। तो यानी क्या x पे मर्जी चली तुम्हारी, y पे नहीं चली। उन्हें दे रखा है कि x तो आपको कितना लेना है 5/2 और y कितना लेना है -1/2, मतलब आप इसकी डायमेंशन बता सकते हो कितनी आएगी। अब एक जितने पे मर्जी चलेगी वही उसकी डायमेंशंस होगी, तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट, और बार बार ऐसे थोड़े करोगे कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से मतलब इनको ना आप मैट्रिक्स में लिख लो, ये लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 1 1 2, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं x + y + z = c। जनरल फॉर्म इस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन आपको 1 2 3 4 5 कई मिल सकते हैं, तो उनको मैट्रिक्स में लिख लो। 1 1 2 लिख दिया, फिर नेक्स्ट क्या है 1 - 1 3। इस मैट्रिक्स का रैंक देख लो, ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक देख लिया, इसका रैंक कितना है बताओ, 2 रैंक है, इसका मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट फ्री नहीं है। क्या बोल रहा है मैंने, रैंक 2 है, डायमेंशंस कितनी हो सकती है मैक्सिमम 3 हो सकती है, रैंक 2 आ गई, 3 - 2 कितना हो गया, रैंक डायमेंशंस कितनी आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी, ओके। नहीं समझ में आया तो देखो नेक्स्ट में मैंने ये ले लिया W = x y z, ये ले लिया सच दैट। अब की बार मैंने क्या कर दिया, अब की बार मैंने ये दे दिया x = y, ये दे दिया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा दे दिया y + z = 3, ये दे दिया। डायमेंशंस बतानी है तुम्हें क्या होगी इसकी डायमेंशंस क्या होगी ये बताना है। देखो पहला तरीका x - y = 0, ठीक है। दूसरा तरीका 0x + y + z = 3। आप रैंक देख लीजिए इसकी कितनी है, मैट्रिक्स बना के रैंक और टोटल कितनी है 3 में से रैंक घटा दीजिए, वो इसकी क्या आ जाएगी डायमेंशंस। पहला मेथड समझ में आया। दूसरा तरीका जो अभी बताया था शॉर्टकट, x और y जो यहाँ पे भर दिया वो यहाँ भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे भर दिया वो यहाँ भरना पड़ेगा, है ना। तो यानी इसमें से कितने फ्री वेरिएबल है जिस पे तुम्हारी मर्जी चलेगी, एक। तो इन 2 में से तो सिर्फ एक पे मर्जी चलेगी, और जब तुमने ये भर दिया तो वो यहाँ पे पुट करके z की तो कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो z भी किस पे डिपेंड हो गया y पे। तो बता सकते हो इसकी डायमेंशंस कितनी आएगी, एक डायमेंशंस आएगी। नहीं समझ आया, आ गया। मैं कहीं भी बेसिस नहीं निकाल रहा, लेकिन डायमेंशंस आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशंस क्या होगी इसकी। तो ऐसे हम आई थिंक समझ में आ गया आपको, है ना। तो ऐसे ना लीनियर कॉम्बिनेशन 1 2 3 ज़्यादा मिलेंगे, तो ये 2-3 तरीके है, ऐसे आप उसकी डायमेंशंस बता सकते हो कितनी होंगी, ठीक है। ये जब डायमेंशंस आ जाती है तो यहाँ पे आप W1 की निकाल सकते हो, ठीक है, W2 की निकाल सकते हो, और इनको देख के आप W1 इंटरसेक्शन W2 की निकाल सकते हो, है ना, कर सकते हो।
सब स्पेस बना के इनकी इंटरसेक्शन में पता क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में ना W1 में कंडीशन दे रखी हो, W2 में दे रखी हो, उनको सारी को इकट्ठी लिख लो, ठीक है। नहीं समझ आया, मान लो W1 में ये कंडीशन है, ठीक है, x = y = y, और मान लो W2 ये था, तो आप इसको चारों को एक लाइन में लिख लो, तो वो क्या बन जाएगा, W इंटरसेक्शन W2 बन जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन चीज़ हो, वही तो होता है। जब तुम ये सारी चीज़ निकाल लोगे ना, तो एक न्यूमेरिकल आपसे पूछता है वो डायमेंशंस का, तो वो ये होता है कि डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2 = डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस डायमेंशंस ऑफ W2 माइनस डायमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये। आपको इन चार चीज़ में से तीन चीज़ आपको दे देगा, वो डायरेक्टली भी दे सकता है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, उसको बताओ कितना होगा, या फिर आपको W1 W2 दे के भी पूछ सकता है वो। तो W1 W2 दिया हो तो अभी निकालनी सिखाइए डायमेंशंस, आप इन तीनों की डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन वो पूछेगा किसकी, सम की, ठीक है, या फिर सम की दे देगा, इसकी दे देगा, किसकी पूछ लेगा, इंटरसेक्शन की, ठीक है, या फिर इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी डायमेंशन पूछ लेगा। तो ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आप इसको करोगे, पहले भी पढ़ रखा है ना तुमने ये, जब सेट थ्योरी में पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ A यूनियन B = नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऐसे प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B = प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस, याद रखने के लिए। वैसा ही किसमें है, सब स्पेस में है, ठीक है, कर लोगे इसको। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये दो चीज़ है, एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, W1 यूनियन W2, ठीक है। तो इनके लिए तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, वो लिख लीजिए। उन फॉर्मूलों पे मोस्ट गारंटीड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। यानी आपको वैल्यू दे देगा इसकी वैल्यू दे देगा, और ये पूछ लेगा कि इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या है, नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें W1 की वैल्यू दे देगा, W2 की वैल्यू दे देगा, V की डायमेंशन दे देगा, और किसकी पूछ लेगा, इंटरसेक्शन की पूछ लेगा। आ गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, तुम्हें ये सारी चीज़ देगी, किसकी पूछ लेगा, सम की पूछ लेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला सेम एज इट इज है, ये किसके लिए, सम के लिए, ठीक है। यानी बीच में तुम्हारे पास होगा डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2, इसकी डायमेंशंस किस के बीच में होगी, ये है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस होगी मिनिमम ऑफ डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, कॉमा डायमेंशंस ऑफ V, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ V। इनके में जो मिनिमम होगा उस वो मैक्सिमम हो सकती है इसकी, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ डायमेंशंस ऑफ W1 कॉमा डायमेंशंस ऑफ W, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, इनसे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछ सकता है वो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। क्लियर है, जैसे अभी पूछा था ना उसने। अब देखो V की दे रखी है, सब कुछ दे रखा है उसने, इंटरसेक्शन की जगह उसने किसकी पूछ ली होती, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, इसमें इसकी जगह उसने इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ली होती, डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2। तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन में W1 W2 नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या दे रखी है, उनकी डायमेंशंस दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कितनी हो सकती है, मिनिमम बताओ पहले, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3, क्योंकि W1 W2 की कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो उनका मिनिमम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वहाँ से ये ना मैक्सिमम 6 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6, ठीक है। मिनिमम है यहाँ पे 6, डायमेंशंस ऑफ V कितनी दे रखी है, उसमें 5 है, 6 है, हाँ 6 है, कितनी होगी, 6 होगी, ओके। ज़्यादा 6 हो सकती है, लोवेस्ट से लोवेस्ट 3 हो सकती है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। एक वर्ड सुना होगा तुमने, कोऑर्डिनेट वेक्टर, निकालना आता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है, कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है, मान लो 3 वेक्टर दे दिए तुम्हें, ठीक है, मैं पहले 2x2 पे काम कर रहा हूँ, फिर वो 3x3 पे 4x4 पे सेम चलेगा। कोऑर्डिनेट वेक्टर ये होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे 3, 4 लिख दिया, ठीक है,
और यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर लिख दिए 1, 0 और 0, 1। कल लिख रहे थे हम बेसिस के एलिमेंट को लिख सकते हैं, कल काम नहीं किया था। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं वो निकालने के लिए किसका यूज होता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर का। यानी अब यहाँ पे तुम्हें स्केलर चाहिए और बी चाहिए, है ना। उनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 3,4 आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो 2 चीज़ हैं, एक तो वो वेक्टर है जिसको हम लिख रहे हैं, एक ऐसे 2 वेक्टर हैं जिनकी हेल्प से लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 वेक्टर जिनकी हेल्प से लिख रहे हैं और ये यहाँ पे वो वेक्टर है जहाँ जिसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो उनको भी अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख दूँ ना तो इसी को नाम दिया गया है क्या, कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, इफ दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस देन द कोऑर्डिनेट वेक्टर इज दिस। 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब बताओ कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने का आसान तरीका ये है, तो पहला बच्चा क्या करेगा, पहला बच्चा क्या करेगा, इसकी ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई, ऐड करेगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करेगा, वहाँ से ए बी कैलकुलेट करेगा, है ना। क्या तुम्हारे माइंड में भी यही चीज़ आई है, यही चीज़ आई है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट जब भी करना हो अलजेब्रा में, इसका मतलब मैट्रिक्स का यूज़ होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम ऐसे करेंगे, जिस वेक्टर को लिखना हो ना, जिस वेक्टर को लिखना हो उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे मैट्रिक्स के कॉलम में, और जो दे रखे हो जिनकी हेल्प से लिखना हो सबसे पहले मैं बता दूं इसको सभी को किस में लिखेंगे, कॉलम में। तो देखो कॉलम में लिखते हैं, सबसे पहला वेक्टर कौन सा है, 1, 0, ये लिख दिया। दूसरा वेक्टर कौन सा है, 0, 1, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे हम वो लिखेंगे जिनकी हेल्प से लिखना हो। तो यहाँ जिसको लिखना हो तो उसको हमने जनरल मान लिया क्या, एक्स वाई। हालांकि उसने पार्टिकल दे रखी है कि 3, 4 को लिख के दिखाओ, लेकिन मैं हर एक को लिख सकता हूँ। जब तुम वो ये वाला मेथड करोगे ना तो सिर्फ तुम 3, 4 के लिए कर सकते हो। फिर मैंने उसने बोल दिया 6, 10 को बताना, फिर मैंने बोल दिया 15 और 20 को बताना कैसे लिखोगे, तुम फिर दोबारा सोल्व करोगे, फिर दोबारा सोल्व करोगे। लेकिन जब तुम ये करोगे तो तुम्हें दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया, मैट्रिक्स बना ली। अब इसको REF में चेंज कर दो। हालांकि ऑलरेडी REF में मैंने ऐसे वेक्टर ले रखे हैं, क्या बोला मैंने, इसको REF में चेंज कर दो। REF में चेंज कर दिया तो देखो यहाँ पे होगा ना, जो कॉलम के फर्स्ट है उसमें फर्स्ट स्केलर की वैल्यू आएगी, सेकंड कॉलम होगा उसमें सेकंड स्केलर की, मान लो 3 होता तो थर्ड कॉलम से किसकी वैल्यू आती, C की वैल्यू आती। 4 होते तो, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो पहले आ गई B = y, है ना। सोल्व करेंगे जब और यहाँ से करेंगे तो A = x। तो आप दिख नहीं रहा वहाँ पे, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x y नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तो आसान था, मान लो 2 वेक्टर बताओ मैंने यहाँ पे लिखने हैं, तो इनका सम करके AB और मुझे x, y लिखना है। ठीक है, बताओ कोई भी 2 वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर बताओ क्या लिखूँ। 3, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिखूँ, 5, 6 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिए मैंने। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि A और B की वैल्यू क्या होगी। तो इसको फटाक से करने के लिए आप क्या करो, 3, 4 लिखो, यहाँ से 5, 6 लिखो और यहाँ से x, y लिखो। ठीक है, ये आ गया। और अब इसको किस में चेंज करना है, REF में चेंज करना है। तो REF में चेंज करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे 0 बनाना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाना है, 0। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे बताओ, REF में चेंज करना होता है ना, तो 0। हालांकि हम काम वही कर रहे हैं, आप यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करके A और B को सोल्व ही कर रहे हैं, लेकिन वो सब ना लिखने की जरूरत है तुम्हें, ना करने की जरूरत है। बस यहाँ पे मैट्रिक्स पे काम तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट्स वाई इसको हम शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं। तो बताओ 3, 4 बोल दिया यहाँ पे, तो करना आता ही है तुम्हें। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वैसे होता नहीं है, हालांकि होता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊँ। अब उसने 3 और 4 बोल दिया, अब तुम ऐसे सोच रहे हो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पता क्या करते हैं, माइंड में क्या कर लो, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। क्या बोला मैंने, माइंड में इसको 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको मैं 4 से करूँगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ से करूँगा तो ये 20 और यहाँ से करूँगा तो ये 20x, है ना। और इसको करूँगा मैं किससे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर घटा भी दो, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। यहाँ से -2 और यहाँ से करूँगा तो 3y - 20x। समझ आ गया क्या किया मैंने। ये शॉर्टकट फॉर्मूला मतलब ट्रिक होती है करने की।
हालांकि मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ऐसा ऑपरेशन नहीं लगा सकते आप साइमल्टेनियसली, लेकिन जब जीरो बनाना होता है ऐसा कर सकते हैं हम। ओके, और यहाँ से फिर आ गई ए की वैल्यू कितनी आ गई बता सकते हैं कोई? -1/2 3y -20 है, तो जब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे पुट कर दो, ये बी की आई है ना, ये बी की आ गई, फिर एक्स की आ जाएगी। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट वेक्टर का भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में।